हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बताया था कि नागपुर प्रवास के दौरान ही लाला जयनारायण ने मेरे सम्मान में एक छोटा सा सम्मान समारोह का आयोजन किया था। तभी इसी दौरान दिल्ली से वायसराय का एक संदेश लेकर एक अधिकारी नागपुर में भी पहुंच गया था और इस संदेश की पालना में अर्थात इस संदेश के अनुपालन में ही 20 जुलाई सन 1942 को वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बाबा साहब जी ने लेबर मिनिस्टर के रूप में तार के माध्यम से ही विभाग का कार्यभार ग्रहण कर लिया था। नागपुर पहुंचकर जब उस अधिकारी ने स्टेशन के अंदर और बाहर शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के हो रहे सम्मेलन का पता पूछा था तो सवर्ण हिंदुओं ने जानते हुए भी जानबूझकर पता बताने से मना कर दिया था। सवर्ण हिंदुओं द्वारा किए गए इस प्रकार के व्यवहार से उस अधिकारी को काफ़ी दुख हुआ था, जबकि सच्चाई ये थी कि उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति सवर्ण हिंदुओं के मन में घृणा के भाव कूट कर भरे हुए थे। नागपुर से बम्बई आने पर दलित समाज की महिलाओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में एक सभा का आयोजन भी किया था, जिसकी अध्यक्षता आचार्य दोदे ने किया था। क्योंकि बाबा साहब जी ने पढ़ी लिखी एवं शिक्षित महिलाओं युवतियों को एक सलाह दी थी और कहा था कि आप सब लोग पढ़ लिख कर एवं शिक्षित होकर इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी सवर्ण हिंदू युवकों से कताब शादी नहीं करना। महिलाओं द्वारा आयोजित सभा देखकर उन्होंने इस बात पर संतोष प्रकट किया था कि अब दलित समाज की महिलाओं में जागृति आ गई है, समझने की क्षमता आ चुकी है। ब्रिटेन और मुश्किल में था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का घमासान अभी चल ही रहा था। इधर 14 जुलाई 1942 को भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करके भारत से ब्रिटिश सरकार को शीघ्र हटाने पर पुरजोर विरोध किया था। दिल्ली प्रस्थान करने से पूर्व ही टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ 27 जुलाई 1942 को एक इंटरव्यू में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि गांधी जी ने करो या मरो का जो आदेश दिया था वो गैर जिम्मेदाराना और मूर्खतापूर्ण आदेश था। और ऐसा गांधी जी ने क्यों किया था? क्योंकि कांग्रेस की गिरती हुई साख को बचाने के लिए इस प्रकार की कोशिश मात्र प्रयास था। और इधर विश्व युद्ध चल ही रहा था कि बर्बर लोग भारत देश पर अपना कब्जा करने की नियत से भारत की सीमाओं के नज़दीक तक भी पहुंच गए थे। और ऐसी विकट परिस्थिति में जो देश में कानून व्यवस्था को एक प्रकार से पागलपन वाला कदम ही कहा जाएगा। और यदि विश्व युद्ध में लोकतंत्र की जीत होती है तो भारत की आज़ादी में कोई भी किसी भी प्रकार से रुकावट नहीं डाल सकेंगे। इसलिए भारत द्वारा यदि युद्ध में भाग लेने का विरोध करता तो वो भारत के साथ एक देशद्रोह की तरह ही माना जाएगा। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के सभी देशभक्त एवं देशवासियों से अनुरोध किया था वह साधना के साथ कांग्रेस के असहयोग आंदोलन का विरोध करें या विरोध करना चाहिए। गांधी जी ने अपने आंदोलनकारियों को आदेश दिया था कि अहिंसा के साथ साथ सभी कांग्रेसी बहुत ही तेजी से और उग्र रूप से आंदोलन करें, जिससे कि यातायात ठप हो जाए, हड़तालें, तार काटें, रेल की पटरियां भी उखाड़ें और छोटे जैसे पुलों को उड़ाने जैसी कार्रवाई करना चाहिए।
इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तो आंदोलन के बारे में यहाँ तक कह दिया था कि जुर्म के खिलाफ अपनी ज़िंदगी के को खतरे में डालकर भी आंदोलन तेज करें, और ये भी कह दिया था कि सरकारी भवनों, न्यायालयों, पुलिस थानों पर कब्जा करें। सन 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने वाले व्यवहार को देखते हुए कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने गांधी जी से पहले ही वचन ले लिया था। हिंसा के भड़क जाने की दशा में भी वो अपने आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। गांधी जी के इस आंदोलन का विरोध केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ही नहीं किया था, बल्कि इस आंदोलन का विरोध मुस्लिम लीग ने भी विरोध जताया था। हिंदू महासभा के अध्यक्ष, जो उस समय सावरकर थे, ने कहा था कि इस संघर्ष को शुरू करने से पहले कांग्रेस यदि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने का भरोसा दे तो वो भी कांग्रेस के आंदोलन का पूरा समर्थन जरूर करने की प्रयास करेंगे। हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बताते हैं कि जब कैबिनेट मिशन की योजना के तहत प्रादेशिक विधानसभाओं के माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधि सदस्यों के माध्यम से संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाना था, इसलिए इसके सदस्यों का चुनाव भी शुरू हो गए थे और बाबा साहब जी भीमराव अंबेडकर जी ने अपना नामांकन पेपर बंगाल विधान परिषद से दाखिल भी कर दिया था। कुल 60% प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाना तय था। कुल 60 सीटों में से 27 प्रतिनिधि तो सामान्य वर्ग के थे और हिंदू समाज, और शेष 33% मुस्लिम समाज के अलग से प्रतिनिधि दिया गया था। लेकिन शोषित, वंचित, दलित, अनुसूचित जातियों का अलग से कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, क्योंकि इन जातियों को हिंदुओं के साथ जोड़ दिया गया था और ये सब साजिश के तहत ही किया गया था कि किसी भी प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को विधान परिषद में न पहुंचने दिया जाए, इसलिए ऐसा कुचक रचा गया था। इसके बाद 17 जुलाई 1946 को बंगाल विधानसभा परिषद के माध्यम से संविधान सभा के लिए अपने राज्य में प्रतिनिधियों का भी चुनाव किया जाना था। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बंगाल विधान परिषद से अपना नामांकन दाखिल कर दिया था, इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कई दिनों पहले ही कलकत्ता पहुंच गए थे। उन्हीं दिनों पंजाब राज्य के चरमकांत समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले हजारों की संख्या में कलकत्ता में चमड़े का व्यापार करते थे, जिनमें से काफ़ी संख्या में लोग आर्थिक दृष्टिकोण से वे काफ़ी सुदृढ़ थे, काफ़ी मजबूत स्थिति में थे। वे सभी लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बहुत ही सम्मान प्रकट करते रहते थे, इसलिए वे भी बंगाल में रहने वाले दलितों के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बंगाल से जिताने का पूरी तरह से जुट गए थे। कलकत्ता में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कई स्थानों में पर समाज के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए तथा गरीबों के हित के लिए भाषण दिए थे। कलकत्ता शहर के गुरु रविदास मंदिर के प्रांगण में लगातार 2 घंटे तक प्रभावशाली भाषण दिए थे और भाषण के दौरान ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को रुपयों की एक थैली भी भेंट स्वरूप प्रदान की गई थी। पंजाब के दलितों एवं बंगाल के दलितों के संयुक्त मोर्चे ने तय कर लिया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हर हालात में संविधान सभा में जितवा कर भेजना है। गरीब दलितों के लोग आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जिताने के लिए वे पूरे मन से लगे रहते थे। पंजाबी दलितों को
एवं बंगाल के रहने वाले दलितों को पूर्ण रूप से जानकारी थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा में किसी भी प्रकार से न घुसने पाए, इसलिए हर प्रकार की साजिश उनके विरुद्ध चलती रहती थी। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने जिताने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी। पूरे देश भर के शोषित, वंचित, दलित समाज के लोगों की नज़र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चुनाव पर टिकी हुई थी। वे सभी अपने प्रिय नेता एवं अपने प्रिय समाज के उद्धारक की जीत देखने के लिए बहुत ही लालायित थे, बहुत उत्सुक थे। जब कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हराने के लिए साम दाम दंड भेद की पूरी ताकत लगा दी थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बंगाल विधान परिषद के एंग्लो इंडियन सदस्यों से समर्थन मिलने की जो उम्मीद थी, लेकिन विधान परिषद में एंग्लो इंडियन का कोई प्रतिनिधि न होने के कारण चुनाव का ही उन्होंने बहिष्कार कर दिया था और यह कांग्रेस की साजिश के तहत किया गया था, जिससे चुनाव जीतने में रोड़ा। जब चुनाव का दिन आया तो बंगाल विधान परिषद की भवन के आसपास हजारों की संख्या में दलितों का समूह पहुंच गया था तथा पुलिस की घेराबंदी के बावजूद भी लाठी गोली की चिंता किए बिना ही भवन तक पहुंच गए थे और प्रदर्शनकारी भीड़ द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को के जिंदाबाद के गगनभेदी नारों की चारों तरफ आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। और पंजाब का एक दलित युवक ने तो यहाँ तक चेतावनी दे दी थी कि यदि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हराने की साजिश सफल हो गई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बंगाल के चुनाव की कमान जोगेंद्र नाथ मंडल ने संभाल रखा था और वे इस दिन के आंदोलन का भी वही नेतृत्व कर रहे थे। असली बात यह थी कि जोगेंद्र नाथ मंडल ने ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को से आग्रह किया था कि आप बंगाल विधान परिषद से ही चुनाव लड़ें और बाबा साहब जी ने भी उनकी बात मान ली थी और बंगाल का चुनाव लड़ने के लिए जोगेंद्र नाथ मंडल का बहुत बड़ा योगदान